मोदी सरकार ने भारत में सीएए लागू कर दिया है। ये कानून पड़ोसी देशों में यातनाएं झेल रहे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समाज यानी उन सभी देशों में सताई जाने वाले अल्पसंख्यक जो भारत में एक शांत और सुरक्षित जीवन जीने के लिए आए हैं, उन सभी को सीएए के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन सीएए लागू होने के तुरंत बाद ही स्पेशल झुंडों के इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसकी भी एक खास वजह है जो आप सबको अच्छे से खबर है। वैसे भी इनके पेट में दर्द होना तो शुरू हो गया होगा अब तक। बहुत खुशी होगी हमारी भैया, बहुत खुशियाँ हो गई। अब पहली बार हमारे कुछ नहीं, आज रोटी 3 दफा खा लिया। हमें आज अपना लिया, भारतवासियों ने श्री रामचंद्र को अपना हक मिला, हम हिंदुओं को अपना हक मिला। होली के रंग सीए के संग। गृह मंत्रालय ने सीए के प्रावधानों को भारत में लागू कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए जितने भी गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं वो सबको अब सीए के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। हस्ताक्षर कर दिए थे। राम लल्ला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये बोल बोल के छेड़ा था ना भाजपा को, छेड़ा था ना, देख लिया ना, मंदिर बन गया ना। 10 बार मना करता हूं, मत छेड़ो, मत छेड़ो, मत उकसाओ, मत छेड़ो, चुप रहो। हिंदू भाई आएंगे, हम सीए लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। डिबेट में मेरे सामने बोला था, हिंदू भाई आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम सीए लाएंगे। क्या हुआ? ये है बदरुद्दीन अजमल और इसी अजमल की पार्टी के साथ आसाम में कांग्रेस ने गठबंधन किया है और यही अजमल मुसलमानों के बीच में कह रहा है कि इंशाअल्लाह हम भारत को इस्लामिक देश बना देंगे। तो अब इस पर भी दल्ले पत्रकार मुंह खोलें और कहें कि अल्पसंख्यक डरा हुआ है, इसीलिए वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का आगाज कर रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कौन नहीं कहेगा कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। आज 100 वर्ष मुगल बादशाह हुकूमत করছে এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র হইল। কৃষিকালে লোক আমাদের মহাগঠবন্ধন হইব, ইউপিএ মহাগঠবন্ধন মিলিয়া ওখানে সরকার হইব ইনশাআল্লাহ। আর এই সরকারের মাঝে আপনাদের দল ইউডিএফ খেলা চাবি ভাগিদারি থাকবে। ভারতবর্ষ এক শোনো হিন্দু মানুষ থাকবে না, সব उस किताब की फिलॉसफी ये कहती है, ये किताब दुनिया में जब तक रहेगी तब तक अमन चैन नहीं रहेगा। क्या ईरान में, इराक में बीजेपी और आरएसएस करा रही थी 10 साल से युद्ध? क्या सीरिया, लीबिया ये सब इस्लामिक देश थे? ये सारे देश कन्वर्ट हुए हैं। आपका नंबर है और आप इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते। जो संपन्न है हो सकता है कुछ दिन के लिए भाग जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, लेकिन 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग नहीं कहीं भाग सकते। जिनको यहां रहना है उनको लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप समझते हैं कि किसी समस्या से भाग जाना कोई हल है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं समस्या का समाधान और सामना करने से उसका हल होगा, भागने से नहीं होगा। कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए। 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी पोस्ट किया है कि राधिका मर्चेंट इतनी खूबसूरत है और अनंत अंबानी से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो पैसों के लिए शादियां नहीं करती है। करोड़पति और अब्जोपति की बेटी है, वो कोई हमारे जैसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। तो ये बातें बोलकर किसी का अपमान ना। बहुत सारे लोगों को ये भी खटक रहा है कि मुकेश अंबानी ने रिहाना को क्यों बुलाया, जबकि वो किसान का जो आंदोलन हो रहा था उसके लिए उसने बात करी थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनको गालियां दी थी। टाइम पर रिहाना ने ये स्टेटमेंट दिया था
कि इंडिया एक पुअर कंट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अंबानी जी के वहां जामनगर में आकर उसका नाचना गाना वो साबित करता है कि इंडिया तुम्हें सिर्फ नाचने के लिए करोड़ों रुपए दे सकता है, इतने सक्षम लोगों का देश है। मुझे शर्म आ रही थी आप सभी पर कि आप हमें समझाएंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, आप दिखाएंगे, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई, उन्हें मारकर सरजू में डुबा दिया, वो हमें रामचरित्र का पाठ पढ़ाने आए। नहीं चाहिए आपको सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए। आप हमें नहीं बता सकते हैं कि राम की पूजा कैसे करते हैं, आप हमें नहीं बता सकते, हमें आपसे नहीं सीखना है। अरे कितनी शर्म की बात। और ये तो घृणा की पराकाष्ठा है, सनातनियों से घृणा की पराकाष्ठा कि गोली ही नहीं मारी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली नहीं मारी, माथे के बीचों बीच चुन चुन के गोली मारा गया। और जो बच गए, जो मेरे राम भक्त बच गए, उन्हें घायल राम भक्तों को मैं अधिष्ठाता महोदय बताना चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांधकर सरजू में मरने के लिए छोड़ दिया। और ये हमें बताएंगे कि राम की भक्ति कैसे होगी। अरे आप तो वो तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली। पर आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इस देश को धोखा देते रहे। और यही संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म लगातार जारी है। पूर्व आईपीएस भारती घोष जो बीजेपी महिला प्रतिनिधि मंडल के साथ संदेश खाली जाने का प्रयास करती है ताकि वहां की महिलाओं का हाल जाना जा सके, लेकिन उसी वक्त पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार कर उनकी पिटाई करना और उन्हें हिरासत में लेना बहुत ही चिंताजनक है। ये आसानी से देखा जा सकता है कि अपराधी शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से ममता बनर्जी बौखला गई हैं, जिसका असर ममता बनर्जी की पुलिस की करतूतों से साफ दिख रहा है। तो क्या अभी इन पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा? जिस पुलिस वाले ने नमाज पढ़ते समय मुसलमानों को हटाने के लिए लात मार दी थी, जिसके बाद उसे सस्पेंड भी कर दिया गया और उस पर कार्रवाई हो ही रही है, जिसके लिए उसे भारी सुरक्षा बल के साथ कोर्ट ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही मुसलमानों की भीड़ ने प्लानिंग के तहत उन सैकड़ों पुलिस कर्मियों के सामने ही उस पुलिस वाले की पिटाई कर दी, जानलेवा हमला किया। वो आप भीड़ की हरकतों से अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो रविश कुमार जी, आपके हिसाब से रोड जाम कर नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को न मानने पर लात मारकर हटाना सांप्रदायिक एंगल से बाहर नहीं देखा जाना चाहिए था, जिस पर की कार्रवाई भी हो गई। लेकिन अब क्या इस दृश्य को सांप्रदायिक एंगल से अलग होकर देखा जाना चाहिए, जिसमें एक भारी भीड़ एक पुलिस को जबरन मारने का प्रयास कर रही है? तो आपके हिसाब से कानून नाम की चीज भारत में है या भीड़ तंत्र ही आपका कानून है? जो वो करे वही ठीक। दम है तो उस दिन की तरह इस भीड़ को डिफेंड करके जवाब दीजिए कि ये भीड़ क्या मुसलमानों के द्वारा एक पुलिस का मॉब लिंचिंग नहीं है? और पुलिस का मॉब लिंचिंग क्या इस देश के कानून पर हमला नहीं है? और कानून पर हमला मतलब देश के सरकार पर हमला, देश के लोकतंत्र पर हमला। क्या अब इस पर कोई एपिसोड आएगा? है इतनी हिम्मत?